हेलो एवरीवन, आज आपका टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड या मांग का नियम। इससे पहले आपने देखा कि कार्डिनल यूटिलिटी गणनावाचक उपयोगिता के बारे में आपने जान लिया। अब सेकंड जो टॉपिक आपका वो क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है। आज हम इस वीडियो के अंदर इसी को जानने वाले हैं। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा। अगर जितना ज़्यादा आप इनको डिटेल में पढ़ते हो उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अदर जो सब्जेक्ट हैं वो इतने वास्ट नहीं है जितना ये अकेले दो सब्जेक्ट कवर करते हैं। एक इंडियन इकोनॉमी भी है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के लिए मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी बुक आपने पढ़नी है, और साथ में यहाँ पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो यहाँ पे ये देखिए कि जो यहाँ पर जो ये बुक है एम.एल. जिंगन की, आप इसको सबसे पहले परचेज कर लीजिएगा। जो मैं टॉपिक करवाती हूँ उसको सीक्वेंस में करते रहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मैसेज कीजिए, वहाँ पर मैं आपके जो डाउट है वो ले लूँगी, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि डिमांड क्या है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड मांग के नियम से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मांग होती क्या है। तो जो मांग होती है ना बेटा, मांग का क्या मतलब होता है। आप हर बात में यही कहते हो कि चाहे वो आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है, आपके पास पैसा है या नहीं है, तो कई बार आप वैसे ही बोल देते हो ना, मुझे इस चीज़ की डिमांड है। डिमांड क्या होती है, वांट्स क्या होती है, डिज़ायर क्या होती है, ये देखने में तो आपको सिंपल ऐसे लगते कि एक ही जैसे हैं, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो इनका जो मीनिंग है वो डिफर होता है, अलग अलग मीनिंग निकल कर आएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं डिज़ायर की अगर हम बात करते तो इसका मतलब होता है कि आपके पास मनी एबिलिटी नहीं है, आप सिर्फ हवा में बातें कर रहे हो कि मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है या मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं इस चीज़ की डिमांड करता हूँ। क्यों? आपके पास क्या है, पैकेट में जो आपकी पॉकेट है उसमें पैसा नहीं है। दूसरा क्या है, विलिंग टू पे, यानी कि इसके ऊपर खर्च करने की तो इच्छा है, लेकिन इच्छा से होता क्या है जब आपके पास पैसा ही नहीं है। सेकंड देखिए, बॉन्ड्स क्या होती है। बॉन्ड्स का क्या मतलब होता है कि मनी एबिलिटी, आपके पॉकेट में तो पैसा है बट लेकिन जब आप उसके ऊपर खर्च ही नहीं करना चाहते तो वो भी डिमांड नहीं कहलाएगी। उसके बाद आता है कंसेप्ट डिमांड का, कि डिमांड एक्चुअल में होती क्या है, मांग क्या होती है। मांग का सिंपल जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि जब हमारे पास हमारी पॉकेट में पैसा हो, वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल हो, वो मार्केट में अवेलेबल होते हुए हम दिए हुए प्राइस पर उस प्रोडक्ट को या उस वस्तु को खरीद लें, तब जाकर वो क्या कहलाएगी, डिमांड कहलाएगी। मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि मांग वो होती है जब उसके ऊपर आप खर्च करने के लिए तैयार हो, वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल है और दिए हुए प्राइस पर आप उस वस्तु को खरीद लेते हो, तब जाकर वो मांग कहलाएगी। यहाँ पर सिंपल याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो, मांग का मतलब होता है कि आपकी पॉकेट में पैसा है और आप उसके ऊपर खर्च करना चाहते हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये मत भूलिएगा कि दिए हुए प्राइस पर, ठीक है, दिए हुए प्राइस पर आप उसको क्या करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, आपकी पॉकेट में भी पैसा है, ठीक है। अब उसके बाद एक नया कंसेप्ट आता है डिमांड होता है। एक होता है क्वांटिटी डिमांड, एक होता है मांग, एक होती है मांगी गई मात्रा। मांग में और मांगी गई मात्रा में क्या अंतर होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। मांग का मतलब होता है जब हम एक अलग अलग प्राइस पर, जब अलग अलग वस्तु की मांग करते हैं, अलग अलग प्राइस पर। जब प्राइस 4 है तो हम कितनी वस्तु खरीदना चाहते हैं, जब 2 है तो कितनी चाहते हैं, 1 है तो कितनी चाहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मांगी गई मात्रा की या क्वांटिटी डिमांडेड की, तो उसका मतलब होता है कि एक दिए हुए प्राइस पर हम जो वस्तु खरीद लेते हैं, मान लिया जाए कि 4 पर हमने 2 यूनिट्स परचेज कर ली, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी मांगी गई मात्रा कहलाएगी। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप नोट डाउन करते चलिएगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसको करने से पहले इसके कुछ कंसेप्ट की। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ कि डिमांड फंक्शन, देख लिया आपने, डिमांड के बारे में जान लिया। डिमांड के बाद आपने क्वांटिटी डिमांड देख लिया, आपने डिजायर, वांट्स, डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, इन 4 चीज़ों के बारे में आप अब जान चुके हो। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं कि एक लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, कंसेप्ट ऑफ डिमांड तो आपने देख ही लिया। तो अब लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हम पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, मांग का नियम जिसको आप बोलते हो। मांग के नियम का सिंपल मीनिंग होता है कि जब प्राइस इंक्रीज होने पर
जब प्राइस के इंक्रीज होने पर या कीमतों के बढ़ने से जब डिमांड घटे, डिमांड डिक्रीज हो जाए, या फिर डिमांड प्राइस के घटने से डिमांड इंक्रीज हो जाए, इन दोनों में प्राइस में और क्वांटिटी जो होती है उन दोनों में कैसा है, इनवर्स रिलेशन है, या फिर आप बोलो क्या बोलोगे इसको, नेगेटिव संबंध है। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो आप समझ गए होंगे कि लॉ ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है। जब कीमतें बढ़े और कीमतें बढ़ने से जब डिमांड घट जाए या कीमतें घटने से जब डिमांड बढ़ जाए तो वो क्या कहलाएगा, मांग का नियम या फिर लॉ ऑफ डिमांड कहलाएगा। यहाँ पर देखिए और जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं। इस चीज़ को आप, जिसको आप बोलते हो अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, क्या बोलते हो, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, या फिर बोलते हो सेट्रिस, या फिर बोलते हो सेट्रिस पेरिबस। ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अदर थिंग्स, जो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट जो कंसेप्ट है या अन्य बातें समान रहने पर इसका दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम ये है कि सेट्रिस पेरिबस। ठीक है, ऐसा लिखा मिले तो आप एक ही मीनिंग इसको समझोगे। अब देखिए, अब समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड भी आपने देख लिया कि मांग का नियम क्या है। अब देखिए जो मांग है ना, जो किसी चीज़ की जो क्वांटिटी की आप डिमांड करते हो वो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, निर्भर करती है। देखिए कोई भी वस्तु है जो आप परचेज करते हो किसके ऊपर निर्भर करेगी, वो निर्भर करेगी, वो किस किस चीज़ के ऊपर निर्भर करेगी, खुद उसी वस्तु की कीमत के ऊपर, जो दूसरी वस्तु है उसकी कीमत के ऊपर, आपके टेस्ट कैसे हैं उसके ऊपर, आपकी पॉकेट में पैसा कितना है, इनकम कितनी है उसके ऊपर, और जो एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कैसी है, प्राइस घटने की संभावना है या फिर प्राइस बढ़ने की संभावना, इन सब चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करती है। अब देख लेते हैं, मैंने आपको बताया अभी कि जो एक बार मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर कि जो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड है उसको कैसे निकालोगे आप। आपने बताया कि डिमांड ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस अगर इंक्रीज होते हैं तो डिमांड डिक्रीज होती है, इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं, या फिर डिक्रीज होने से ये इंक्रीज होते हैं। इन दोनों में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। ये देखिए अदर जो फैक्टर्स रहे, ये अदर फैक्टर्स है, ये क्या मान लिए गए कि रिमेन कांस्टेंट, ये कैसे हैं, स्थिर हैं। इन्हीं फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं सेट्रिस पेरिबस। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला कि अन्य बातें समान रहने को क्या बोलते हैं, सेट्रिस पेरिबस। ये इंग्लिश में और हिंदी में ऐसे ही लिखा हुआ था। तो आप एक तो ये देख लोगे इनवर्स रिलेशन है। दूसरी बात आप ये देखना यहाँ पर कि इन दोनों के बीच जो रिलेशन, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एक क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। ठीक है ना, कैसा कंसेप्ट है, क्वालिटेटिव, यानी कि सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। देखिए डायरेक्शन ही तो बता रहा है, इसके घटने से ये बढ़ता है, इसके बढ़ने से ये घटता है, तो सिर्फ ये किसके बारे में जानकारी देता है, लॉ ऑफ डिमांड, डायरेक्शन के बारे में, या फिर आप बोलो कि दिशा के बारे में। ठीक है ना, तो डायरेक्शन के बारे में बताता है ये। दूसरी बात क्या है, ये क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। क्वालिटेटिव का क्या मतलब होता है, गुणात्मक। ठीक है, तो ये कैसा कंसेप्ट है, गुणात्मक है। इन दोनों में कैसा संबंध है, मैंने आपको बताया कि अन्य बातें समान रहने का मतलब है दूसरी वस्तु की कीमत, टेस्ट, इनकम, एक्सपेक्टेशन, ये सब कांस्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं, सेट्रिस पेरिबस। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे, और ये मैंने आपको बता ही दिया है। ये है कंसेप्ट, क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमांड है उसका डायग्राम क्या कहता है। देखिए एक टेबल, जिसको शेड्यूल बोलते हो या तालिका बोलते हो, इसको ले लीजिए कि ये प्राइस है और यहाँ पर ये क्वांटिटी है। प्राइस 6 है, 5 है, 4 है, 3, 2, 1, इस तरीके से ले सकते हो। यहाँ पर इसका उल्टा कर सकते हो कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अगर हम इस टेबल को प्लॉट कर देते हैं, ठीक है ना, इस टेबल को जो डेटा दिया गया किसी फिगर में, तो वो हमारा एक डायग्राम बन जाएगा। ओ एक्स पर हम क्वांटिटी को लेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी को लोगे अब, और ओ वाई एक्स पर आप क्या लोगे, प्राइस को लोगे। अब देखिए जब
प्राइस क्या है, घटते जा रहे हैं, तो डिमांड क्या है, बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। दोनों में कैसा इनवर्स रिलेशन है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं हम क्वांटिटी को। क्वांटिटी को कितना करोगे, 1 से 6 तक ही कर लेते हैं इतना, और इसको भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अब देखिए, अब ये क्या बता रहे हैं आपको, ये बता रहे हैं कि जब प्राइस है 6 तो सिर्फ हम क्वांटिटी कितना लेते हैं, इतना लेते हैं, 1 लेते हैं। और जब प्राइस घट जाते हैं तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, इस तरीके से, इस तरीके से। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को मिला देते हो तो ये आपका क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ डिमांड कर्व कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका, लॉ ऑफ ये क्या कहलाएगा, डिमांड कर्व कहलाएगा, जो क्वांटिटी और प्राइस में इनवर्स रिलेशन को दिखाता। देखिए, एक और क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि एक तो हम बोलते हैं डिमांड ऑफ एक्स फंक्शन है प्राइस ऑफ एक्स का, ये होता है स्वतंत्र, ये होता है मतलब एक तरीके से निर्भर, या इसको बोलते हो इंडिपेंडेंट, ये होता है डिपेंडेंट। इसके बढ़ने घटने से इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। इसके बढ़ने घटने से इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर यहाँ पर आप देख रहे हो ये बढ़ता तो ये घट जाता। अगर उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि इसका इन्वर्स बताओ, डिमांड फंक्शन का इन्वर्स बताओ, तो डिमांड फंक्शन का अगर इन्वर्स निकालना आए तो सिर्फ ऐसे ही लिख दोगे इस तरीके से कि ये डिमांड ऑफ एक्स, इसको उल्टा करो, ठीक है ना। तो यही इसका क्या कहलाएगा, इन्वर्स। वहाँ पर लिखा हुआ था कि प्राइस ऑफ एक्स 1/में dx, कुछ इस तरीके से अलग अलग तरीके से इक्वेशन में। तो सारी इक्वेशन क्या थी, रॉन्ग थी, और सिर्फ इक्वेशन कौन सी रहेगी, ये सही रहेगी। तो यहाँ पर आपने देख लिया इन दोनों का जो है वो नेगेटिव संबंध है, इस तरीके से। ये क्या है कि इंडिविजुअल की बात की जा रही है, इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति की, सिंगल की बात की जा रही है। अभी यहाँ से मैं आपको बताऊंगी आगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं और सेकंड पर्सन को और ले लेते हैं हम, तो फिर डिमांड करो किस तरीके का होगा। ये कोई ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति की क्वांटिटी है, हम ये मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं कोई बी व्यक्ति की, तो देख लेते हैं कि हो सकता है कि वो इसके ऊपर 3 खरीदता हो, फिर इसके ऊपर 4 5 6 7 8 इस तरीके से। तो अब आपने सिर्फ क्या करना है, अब आपने इस तरीके से करना है, यहाँ पर आपने जो करना है वो ये करना है कि सिर्फ इस डेटा को अपलोड कर दोगे। करो अपलोड इसको। आपने एक तो कर ही लिया था कि 1 2 3 4 5 6। अब दूसरे को देखो वो कहाँ तक जाता है, वो जाता 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर ओ एक्स पर वही क्वांटिटी है, यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर क्या है, प्राइस है, और यहाँ पर क्वांटिटी है। इसके बाद आप देखोगे इन दोनों के मिलान से, इन दोनों के मिलान से, वैसे तो यहाँ पर निकालना था लेकिन यहाँ पर ये नहीं निकलेगा। इसको मैं एक बार यहाँ ले लेती हूँ। अब इस टेबल को आपने मार्केट डिमांड निकालनी है, मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड के लिए आपको क्या चाहिए, इन दोनों का जोड़, इसको प्लस कर दोगे आप, इसको आप प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 6 8 10 7 और 5 12 और 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14। यानी कि अब आप इसको देखिए, प्लॉट करना आपको 14 तक। अब मैं ये इसको 2 के डिफरेंस में भी ले सकती थी, लेकिन वो मैं क्यों ले रही हूँ वो आपको बाद में बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, वही क्वांटिटी है यहाँ पर, और ये यहाँ पर प्राइस है 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ये थोड़ा सा देख लेना आप। देखिए जब प्राइस कितना है, 6 है, तो यहाँ पर क्वांटिटी हम कितनी परचेज करते, 1। और जब यहाँ पर 1 हो जाता है तो यहाँ पर ये देख लीजिए 6 है, तो बस इन दोनों को ही मिला देती हूँ एक बार। तो ये देखिए ये आपने ए व्यक्ति का डिमांड कर्व निकाल लिया। अब दूसरे व्यक्ति का डिमांड कर्व देखिए किस तरीके से निकलेगा। ये वही 1 है और ये 6 है। वो 6 पर कितना परचेज 1 पर कितना परचेज करता है, वो करता है 1 पर 4।
4 परचेज करता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम कि 1 पर कितना परचेज करता है वो, 1 सेकेंड, 6 पर कितना परचेज करता है 4, 1 पर नहीं, 6 पर वो कितना परचेज करता है 4, इस तरीके से। और जब कीमत होती है 1 तो वो कितना परचेज करता है 8, ये इस तरीके से देखिए। अब ये दोनों व्यक्तियों का एक, ये बी का डिमांड कराओ निकल कर आ गया, ये बी का डिमांड कराओ हो जाएगा और ये ए का डिमांड कराओ। अब इनको जोड़ लीजिए, यहाँ पर कितना है 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 1 सेकेंड, इसको ऐसे कर लेते हैं, या फिर आप ऐसे समझ सको तो ऐसे भी समझ लेना, या ऐसे ही कर लो। 2 है, 3 है, 4 है, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। कीमत वही है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब देखिए जब कीमत 6 है तो कितना परचेज किया जा रहा है 4, इतना 4, ठीक है। और जब कीमत 1 है तो कितना किया जा रहा है 14, ये इस तरीके से। तो अब आप देखिए डिमांड करो, मार्केट का डिमांड करो, ये निकल कर आएगा, ये हो जाएगा आपका मार्केट डिमांड का। सिर्फ मैंने आपके सामने ये डायग्राम इसलिए बनाया है क्योंकि क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि जो इंडिविजुअल डिमांड करा हुआ है वो स्टीप होता है या फिर मार्केट का डिमांड करा स्टीप होता है। स्टीप का मतलब होता है कि ढलान, देखिए ये इनका इसका ढलान क्या क्या कम है, तो ये फ्लैट है जिसको आप बोलते हो चपटा, ठीक है ना, फ्लैट बोलो चपटा बोलो, ये क्या है स्टीप है, समझे। तो ये ज़्यादा फ्लैट होगा, ये वाला ज़्यादा चपटा होगा, किसके कंपेयर में, मार्केट का डिमांड करो ज़्यादा फ्लैट होगा, किसके कंपेयर में, इंडिविजुअल के कंपेयर में। आगे चलिए, अब आपने देख लिया यहाँ पर क्या क्या देखा आपने कि डिमांड क्या है, क्वांटिटी डिमांड क्या है, और आपने सिंपल देख लिया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। लॉ ऑफ डिमांड के बाद आपने जो लॉ ऑफ डिमांड है उसका ये देख लिया कि अगर इसी लॉ ऑफ डिमांड का हम इन्वर्स करते हैं तो वो किस तरीके से निकलेगा, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप देख चुके हो। तो इसके डिटर्मिनेंट्स की यहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी, तो देख लेते हैं डिटर्मिनेंट्स कि डिमांड ऑफ एक्स किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, फंक्शन किस किस का फंक्शन है, फंक्शन है प्राइस ऑफ एक्स, रिलेटिव गुड्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। और अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपने अगर निकालना है लॉ ऑफ डिमांड तो इन दोनों का रिलेशन देखोगे लॉ ऑफ डिमांड के लिए। दूसरे केस में देखिए जो सेटरिस पेरिबस है ये क्या है, अन्य बातें समान रहने पर, तो क्या दिखाओगे, प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटती है, प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ती है, ये कैसा इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो इस तरीके का आपने डिमांड कराओ निकाल लिया। अब इनका क्या यूज है, ये इसकी अजम्पशन है। अजम्पशन देखिए क्या क्या, लॉ ऑफ डिमांड की, लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशन इसी इक्वेशन से बनते हैं। आप बताओगे कि जो खुद की जो वस्तु है, ठीक है ना, जो खुद जो वस्तु है उसकी कीमत में चेंज होने से मांग पर जो प्रभाव पड़ेगा, फर्स्ट अजम्पशन। दूसरी आप बताओगे कि जो संबंधित वस्तु है, जो इससे रिलेटेड जो दूसरी वस्तु है, जैसे कि आप मार्केट में जाते हो ना, मार्केट में मान लिया जाए कि आप कोई ड्रेस परचेज करने के लिए जाते हो, कोई शर्ट परचेज करने के लिए जाते हो, और शर्ट जो परचेज करने के लिए जाते हो वो आप देखते हो ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर क्या होती है, सिंथेटिक कपड़े में भी होती है, कॉटन के कपड़े में भी होती है, तो ये अलग अलग कलर एक ही है, या फिर आपको शर्ट दूसरी शर्ट कोई दूसरे कलर की पसंद आ सकती है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब आप जिस प्रोडक्ट को लेने के लिए जाते हो उसकी कीमत और दूसरे जो प्रोडक्ट आप देखते हो उनकी कीमत, तो उसके बारे में PR यानी कि इसका ये मतलब है। तो ये रहेंगी यहाँ पर कांस्टेंट। जो थर्ड अजम्पशन वही है कि कंज्यूमर जो उपभोक्ता की आय क्या है दी हुई है, और जो उपभोक्ता के जो टेस्ट हैं
वो सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड तभी बना सकते हो जब उसकी जो टेस्ट है, फिलहाल जब ये लॉ ऑफ डिमांड आप निकाल रहे होगे तो उस टाइम पर उनको क्या मान लोगे, कांस्टेंट मान लोगे। और फ्यूचर में जो कीमतें बढ़ने या घटने वाली हैं, एक्सपेक्टेशन जो है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है, संभावनाएं क्या है, भविष्य की संभावनाएं क्या है, वो भी क्या है यहाँ पर स्थिर रहेंगी। अब उसके बाद आप देखिए ये हो जाती है इसकी अजम्पशन होगी इसकी, तो ये आपको सिर्फ समझना है। उसके बाद यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, अगर हम इस तरीके से निकालते हैं डिमांड ऑफ एक्स, ठीक है, और रिलेटिव गुड्स, अगर इन दोनों का संबंध देखते हैं तो इसको बोलते हैं क्रॉस डिमांड। ये क्या होती है, क्रॉस डिमांड, इसको हम बोलते हैं क्रॉस डिमांड। दूसरा देखिए, अगर हम डिमांड ऑफ एक्स और इनकम का संबंध देखते हैं, इनकम का, तो ये होता है एक तरीके से एंजल लॉ। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, और ये लॉ ऑफ डिमांड होता है, ये क्रॉस डिमांड होती है, ये एंजल लॉ होता है, और इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इनसे कोई लॉ नहीं बनता, तो ये ध्यान रखिएगा, आप इनको नोट डाउन करते रहिएगा। तो अभी आपने देख लिया है कि इसकी अजम्पशन क्या है। ठीक है, अजम्पशन के बारे में भी जान लिया और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने जान लिया। अब हम इसके नेक्स्ट देखते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड है, एक तो इसके एक्सेप्शन पढ़ेंगे, अपवाद जो, और एक इसके डाउनवर्ड होने के क्या कारण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जो लॉ ऑफ डिमांड है कौन कौन से इफेक्ट को दिखाता है। लॉ ऑफ डिमांड इस तरीके से डिमांड करा वैसे निकल करा, तो ये दो इफेक्ट को दिखाता है। एक ये जो डाउनवर्ड स्लोप है, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, एक इनकम इफेक्ट होता है। अभी जब मैं इसके बताऊंगी ना कि डाउनवर्ड होने के क्या कारण है, ये नीचे की तरफ ही क्यों झुका हुआ है, तो तब आपको पता चलेगा। बस इस थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। एक तो ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखाता है, जब इंडिफरेंस क्रॉप करोगे ना तो वहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, इसका मतलब होता है कि वस्तु कैसी भी क्यों ना हो, जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसकी जो डिमांड है ना उस वस्तु की, वो बढ़ेगी। इसका मतलब ये है, क्या बोला मैंने, कि जब कीमतें गिरती हैं तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है जब किसी वस्तु की कीमतें गिरेंगी तो उसकी मांग बढ़ेगी, ये दिखाता है। दूसरा क्या है, अब इनकम इफेक्ट देखिए। इनकम इफेक्ट दो तरीके के होते हैं। एक होता है कि आपकी पॉकेट में पहले 100 रुपये थे, 100 से आपके पास 150 रुपये हो जाए। दूसरा जो है यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो इनकम इफेक्ट वो है कि जब कीमतें गिरते, मान लेते हैं कोई एक्स वस्तु है, उसकी कीमत थी 10 रुपये, और तब हम 10 यूनिट इसकी परचेज करते थे, तो इसके ऊपर एक्सपेंडिचर कितना करते थे, 100 रुपये। हमारा खर्चा इतना हो जाता था, और इनकम हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि उस व्यक्ति के पास 200 रुपये, तो इस एक्स वस्तु को वो इतने खर्च कर देता था। अब देखिए, अगर इसकी कीमत गिरकर 5 रुपये हो जाए तो यहाँ पर अब उसका खर्चा सिर्फ कितना रह जाएगा, 50 रुपये। 50 रुपये से और अगर वो इसको ज़्यादा खरीदना चाहे तो और खरीद सकता ना, क्योंकि अब उसकी क्या हो गई है, इनकम खरीदने की क्षमता बढ़ गई है। तो ये बताता है कि जो ये डिमांड करो है, ये दो इफेक्ट को दिखाता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो प्राइस घटता है, जिसके कारण से जब प्राइस गिरता है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ती है। दूसरा देखो, जब प्राइस गिरने से उसकी जो रियल इनकम इंक्रीज होती है तो वो क्या करेगा, इसकी डिमांड पहले के कंपेयर में ज़्यादा करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि दो चीज़ों के बारे में मेनली बताता है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। पहले आप कर लीजिए यहाँ पर कि जो लॉ ऑफ डिमांड है उसके अंदर एक होता है शिफ्ट डिमांड करो, ठीक है, जिसके अंदर आप बोलते हो कि मांग में वृद्धि, मांग में कमी। एक होता अलोंग द डिमांड करो, मांग में विस्तार, मांग में संकुचन। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, या फिर आप कोई भी, जैसे कि अब आप पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो, या कोई बच्चा स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहा, या फिर कोई यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, ये जो सिलेबस यहाँ पर आपको करवाया जा रहा है ये आपके यूजलेस नहीं होगा, हर जगह आपको बेनिफिट देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जो डिमांड है, डिमांड करो है, दो तरीके का होता है। एक हम बोलते हैं कि अलोंग द डिमांड करो, द डिमांड करो। एक होता है आपका शिफ्ट डिमांड करो। डिमांड करो, इसका मतलब होता है अलोंग द डिमांड करो का आप एक ही मांग वक्र के ऊपर बने रहते हो।
एक ही मांग वक्र के ऊपर बने रहेंगे। दूसरे में क्या होता है कि हमारा मांग करा यानी कि जो मांग वक्र है, मांग वक्र जो है वो चेंज हो जाएगा, मांग वक्र बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये चीज़ है। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि खुद जो वस्तु है ऑन जो प्राइस है उसी में चेंज होगा, यानी कि खुद वस्तु के जो प्राइस है उसी में चेंज होगा। अदर बातें जो है ना वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। यानी कि मांग में जो परिवर्तन होगा, मांग में जो परिवर्तन होगा वो उस वस्तु की कीमत में चेंज होने के कारण होगा, चेंज होने के कारण होगा। दूसरा देखिए, यहाँ पर जो चेंज होगा, यहाँ पर जो बदलाव होगा, यहाँ पर मांग में जो बदलाव होगा वो अदर फैक्टर में चेंज होने के कारण से होगा। अदर फैक्टर्स में चेंज होने के कारण से होगा। के कारण होगा। यहाँ पर जब प्राइस घटेंगे, जब वस्तु की कीमत गिरेगी, वस्तु की कीमत घटेगी तो उस वस्तु की मांग बढ़ेगी, तो उस वस्तु की मांग बढ़ेगी, जिसको हम मांग में विस्तार बोलेंगे, मांग में विस्तार, ठीक है ना, जिसको एक्सटेंशन आप बोलते हो। दूसरा देखिए इसका अपोजिट, कि जब कीमत घटेगी तो उस यहाँ पर तो कीमत घटने की बात हो रही थी, यहाँ पर कि प्राइस डिक्रीज, क्वांटिटी ऑफ एक्स इंक्रीज, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सटेंशन या विस्तार। दूसरा देखिए केस क्या है कि जब प्राइस घटेंगे, प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड ऑफ एक्स जो है या क्वांटिटी ऑफ एक्स वो घट जाएगी, तो इसको बोलते हैं संकुचन या फिर एक तरीके से क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अपोजिट क्या है, यहाँ पर जो खुद के प्राइस हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। जो अदर जो थिंग्स थी, अदर कौन सी थी, जैसे यहाँ पर था ना एक क्वांटिटी ऑफ एक्स फंक्शन है, प्राइस ऑफ एक्स, और ये हो जाएगी आपकी रिलेटिव इनकम, रिलेटिव गुड्स के प्राइस, ये इनकम है, ये टेस्ट है, ये एक्सपेक्टेशन है। अब ये करें कि अगर ये तो आपके चेंज हो जाए सारे फैक्टर, ये आपके क्या होंगे, चेंज होंगे। सिर्फ कॉन्स्टेंट यहाँ पर क्या रहेगा, खुद के जो प्राइस है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, इनके चेंज होने से जो मांग पर प्रभाव पड़ेगा वो वृद्धि और कमी होगा। अब वृद्धि की अगर हम बात कर लेते हैं, जिसको इंक्रीज बोलते हैं, इंक्रीज या फिर वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है जब डिमांड कराओ आपका राइट शिफ्ट कर जाए, डी से D1 हो जाए, ये D0 था, D1 हो जाए। देखिए प्राइस आपके वही है, मान लेते कि इतने, इस पर आप इतनी क्वांटिटी लेते थे, उसी प्राइस पर आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए। तो इसका मतलब क्या है,
तो यहाँ पर भी अभी मैं आपको बताऊंगी, पहले इसको एक बार देख लेते हैं। ये कोई ए पॉइंट है, इसे आप बी पर गए, तो ऐसा कारण क्या रहा कि जब कीमतें तो उसकी वही रही लेकिन फिर भी आपने उसकी डिमांड ज़्यादा कर दी। यहाँ पर क्या क्या रीज़न हो सकता है? फर्स्ट रीज़न ये हो सकता है, पहली बात तो लॉ ऑफ डिमांड में गुड्स ही नॉर्मल है। नॉर्मल गुड्स के कंसेप्ट की हम बात करें, इनकम कंज्यूमर की बढ़ गई होगी, इनकम इंक्रीज हो गई होगी, जिसके कारण से डिमांड ऑफ एक्स बढ़ गई होगी, ठीक है ना। तो ये कारण। दूसरा क्या है, अब वो इस वस्तु को पहले से भी ज़्यादा पसंद करने लग गया होगा, या फिर एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि फ्यूचर में उसको लगता है फ्यूचर में जो है ना प्राइस इसके बढ़ने वाले, तो आज ही इस चीज़ को हम खरीद लें। तो ये, और एक रहता है रिलेटिव गुड्स के प्राइस। देखिए रिलेटिव गुड्स के प्राइस में क्या है, रिलेटिव गुड्स का प्राइस क्या है, जब आप किसी चीज़ को खरीदने के लिए जाते हो तो वहाँ पर दो चीज़ें देखते हो आपकी, एक ये ले सकता हूँ, एक ये ले सकता हूँ। तो जिस चीज़ को आप ले रहे होते हो तो उसकी तो कीमत उसको प्रभावित कर ही रही है, साथ में जो दूसरी वस्तु है उसकी कीमत भी इसको प्रभावित कर रही है। तो देखिए इसकी डिमांड कब बढ़ेगी, जब रिलेटिव गुड्स क्या होगी, इसके कंपेयर में महंगी होगी। तब बताओगे जो रिलेटिव गुड्स है ना उसकी कीमत क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण से आगे की तरफ पुश हो गया, डिमांड करो। जब हम डिमांड करोगे डिक्रीज करने की, ये था इंक्रीज। अगर हम बात करें डिक्रीज की या कमी की, डिक्रीज या फिर ब्रैकेट में लिखो कमी, तो इसका अपोजिट कर दो कि जो यहाँ से डी नोट से अब आप D1 पर आ गए होगे और क्यू नोट से आप Q1 पर आ गए होगे। अब आप बैक शिफ्ट कर गए, यहाँ पर दिए हुए प्राइस पर ही आपकी क्या हो गई, डिमांड घट गई। इसका कारण क्या है, इनकम घट गई होगी, अब आप इसको पसंद नहीं करते हो। और रिलेटिव गुड्स इसके कंपेयर में क्या हो गई होगी, सॉरी एक्सपेक्टेशन क्या कि फ्यूचर में ये चीज़ सस्ती हो जाएगी तो अब क्यों खरीदें, और रिलेटिव गुड्स की कीमत घट गई होगी इसके कंपेयर में, तो अब इसको छोड़कर उस वस्तु को आप खरीद लोगे। इसका अपोजिट ये है। जब यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये चीज़ें आप क्लियर हो चुकी हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, एक बात करते हैं एक्सटेंशन या संकुचन की। संकुचन, इसका मतलब होता है कि प्राइस ऑफ एक्स घट गए जिसके कारण से डिमांड ऑफ एक्स बढ़ गई, लेकिन आप सेम ही डिमांड करो पर बने रहे। तो देखिए प्राइस है पहले इतने, डिमांड है इतनी, प्राइस अगर घट जाते हैं तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए उसी खुद वस्तु के प्राइस में चेंज होने से अदर थिंग्स जो हो वो क्या रही, रिमेन कांस्टेंट, दूसरी चीज़ें जो हो वो स्थिर रही। और दूसरी चीज़ें क्या होती है मैंने आपको बता दिया। तो पहले आप ए पॉइंट थे, ए से बी पर चले, लेकिन डिमांड करो आपका चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ से जो यहाँ पर आए हो इसको बोलते एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार, ठीक है ना, कि प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ गई। तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको क्या बोला कि एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार, जिसमें कीमतें घटने से डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरा केस देखिए जिसको हम बोलते हैं संकुचन। संकुचन, संकुचन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब है कि वस्तु की कीमत के बढ़ने से इसकी डिमांड क्या हो गई है, घट गई है। और अदर थिंग्स क्या है, इनकी रिलेटिव गुड्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, ये क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। तो देख लेते हैं आप, कीमतें बढ़ गई हैं क्या, यहाँ पर क्वांटिटी है, यहाँ पर प्राइस है। पहले प्राइस इतना है, इतनी क्वांटिटी ले रहे हैं। अगर प्राइस बढ़ जाए तो क्वांटिटी पहले के कंपेयर में घट जाएगी, Q1 हो जाएगी, ये P1 हो जाएगा। अब देखिए पहले आप किसी ए पॉइंट पर थे, ए से बी पर, अब यहाँ से यहाँ गए हो और प्राइस आपके बड़े हैं जिसके कारण से क्वांटिटी घटी, और ए पॉइंट से आपने बी पॉइंट का अप्रोच किया लेकिन एक ही डिमांड करो पर रहे, तो इसको आप क्या बोलोगे, एक तरीके से संकुचन, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें देख ली हैं। अब इसके नेक्स्ट हम बात करते हैं दो चीज़ों के बारे में। एक हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए हर चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा।
और फिर मैं आपको बता रही हूँ रेफरेंस बुक के बगैर काम नहीं चलता है। ऐसी बात नहीं कि यहाँ पर सिलेबस मैं आपको कट करके करवाऊँगी, नहीं, सिलेबस तो मैं आपको पूरा का पूरा करवाऊँगी, लेकिन फिर भी अच्छा होता है, यहाँ से आपका कुछ भी टॉपिक नहीं छूटेगा। लेकिन फिर भी अच्छा है कि अगर आप खुद भी कोई किसी बुक से अगर आप पढ़ लेते हो तो थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर हो जाता। अब हम बात करते हैं कि क्या कारण है कि जो डिमांड कराओ डाउनवर्ड स्लोप है। ठीक है, तो मैं भी एक बार इसके कारण लिख देती हूँ, फिर आपको एक एक करके समझा देती हूँ कि कॉज ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कराओ। कॉज ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कराओ। क्या कारण है कि जो डिमांड कराओ हो डाउनवर्ड स्लोप, ऐसा क्यों है? तो मैंने आपको बता ही दिए, एक तो प्राइस इफेक्ट है, दूसरा एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक इनकम इफेक्ट। ठीक है ना। अब औरों के बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लिख देती हूँ। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, जो इससे पहले वाला पढ़ा का नियम। अब इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ। देखिए, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण से किस तरीके से जो मांग करा हो डाउनवर्ड स्लोप होगा। देखिए यहाँ पर ये आपका, यहाँ पर ये क्वांटिटी ली गई, यहाँ पर मार्जिनलिटी ली गई। ठीक है, तो देखिए जब क्वांटिटी कम होती है, क्वांटिटी क्या होती है? कम, उस टाइम पर मैंने आपको बताया था उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होती है। मैंने आपको क्या बताया कि जब क्वांटिटी होती है कम, जब आपके पास कोई चीज़ कम होती है तो आपको उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है, एक्स्ट्रा यूनिट से जो मिलने वाली यूटिलिटी होती है आपके पास ज़्यादा। ठीक है ना, यानी कि कम क्वांटिटी यूटिलिटी ज़्यादा। जब आपको कोई चीज़ ज़्यादा संतुष्ट करती तो उसके लिए आप कीमत भी ज़्यादा देना चाहोगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा कब होगी? जब क्वांटिटी कम होगी, और जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा तो उसके लिए कीमत भी आप देना चाहोगे। तो ये हो गया। जब किसी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो घट जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? क्वांटिटी बढ़ गई, उससे मिलने वाली यूटिलिटी, तो अब उसके लिए आप क्या करोगे? कम पेमेंट करना चाहोगे, क्योंकि यूटिलिटी तो कम ही मिल रही है। तो इसके कारण से, इस कारण से जो डिमांड करा हो क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोप होता है। एक कंसेप्ट भी समझ लिया कि मार्जिनल यूटिलिटी करा से हम डिमांड करा को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब सेकंड जो पॉइंट है वो है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अभी मैंने आपको बता ही दिया है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। वैसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का क्या मतलब है? जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है, यानी कोई वस्तु अगर सस्ती होती है तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या होगी? जब किसी चीज़ की कीमत गिरेगी, दोबारा सुनो, जब किसी चीज़ की कीमत गिरेगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। यही क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो सेकंड पॉइंट है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण से क्या होता है? डिमांड करो डाउनवर्ड स्लोप होता है। इसका मतलब होता है जब कोई वस्तु सस्ती होती है, जब भी कोई वस्तु सस्ती होती है, जब कोई वस्तु सस्ती हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है। अब देख लेते हैं कैसे। कोई भी चीज़ है, जो किसी चीज़ की कीमत गिरेगी तो हम उसकी डिमांड को क्या करेंगे? ज़्यादा करेंगे। P से P1 पर आना, Q से Q1 पर जाना, ये क्या कहलाएगा? आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण से एक ऐसा नेगेटिव स्लोप है। इसके बाद है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट भी मैंने आपको बताया कि जब रियल इनकम बढ़ जाएगी, आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी, जब कीमतें गिरेंगी। तो वो अभी मैंने ये एग्जांपल दिया था कि इनकम इफेक्ट का क्या मतलब है।
यहाँ पर इनकम इफेक्ट का मतलब जब किसी वस्तु की कीमत गिरेगी, अब कंज्यूमर जो है उसकी खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी। जो मैंने अभी 200 इनकम वाला एग्जांपल लिया था उसके एक्सपेंडिचर के साथ, वो एग्जांपल यहाँ पर आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ है कि न्यू बायर्स, जो नए उपभोक्ता हैं अगर वो एंटर कर जाते हैं, ठीक है ना, प्राइस डिक्रीज होने से, तो जो न्यू बायर्स होते हैं वो क्या आ जाएंगे, मार्केट में ज़्यादा आ जाएंगे। ये कब होता है, देखिए आप देखते हो ना मार्केट में, सिंपल चीज़ों से आप जोड़ो इकोनॉमिक्स को। जब आप प्याज के प्राइस बढ़ जाते हैं, जब प्याज के रेट मान लेते हैं कि वो क्रॉस कर जाते हैं 100 को, तो इसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो अब प्याज को नहीं लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो कुछ गिने चुने ही जो है इस प्याज को परचेज करेंगे। क्यों, प्याज की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। दूसरे देखिए, जब इसकी कीमत घट जाती है, ये हो जाता है 10 रुपये किलो, तो क्या होंगे, बहुत सारे जो नहीं, मतलब जो महंगा होने पर नहीं कंज्यूम कर रहे थे, वो अब मार्केट में क्या होंगे, इस प्याज को खरीदते आपको नज़र आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब नए बायर्स मार्केट में जुड़ते हैं उसकी कीमत गिरने के कारण से, तो इस कारण से भी जो है डिमांड करो कैसा होता, आपका डाउनवर्ड स्लोप होता। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद है कि ओल्ड बायर्स क्या है कि जो पहले नहीं खरीदते थे, अब वो पहले खरीदते थे जब सस्ता था, महंगा होने पर निकल गए थे, अब दोबारा सस्ता हो गया, फिर वो एंटर कर गए हैं। उसके बाद देखिए प्राइस इफेक्ट तो आप देख ही रहे हो कि प्राइस डिक्रीज होने के कारण से डिमांड क्या है, इंक्रीज हो रही है। लो इनकम ग्रुप के कारण से, लो इनकम ग्रुप का क्या मतलब होता है, देखिए 2 लोग होते हैं, 3 तरह की कैटेगरी होती है। एक वो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, एक वो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। कैसे, जैसे कि आपने फुटपाथ पर देखा होगा, इन दोनों को ही मार्केट में कीमतें बढ़े या फिर घटे, ये दोनों ही प्रभावित नहीं होते हैं मार्केट प्राइस से। तो जिनकी इनकम लो होती है, देखो फुटपाथ वाले की कोई इनकम नहीं होती, ठीक है ना, उनकी बात मत करना कि आपके मन में ये ख्याल आए कि जो भिखारी लोग होते हैं वो इतना कमा लेते हैं, वो इनकम नहीं होती। इनकम होती है जो आपने मेहनत करके कमाई होती है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आपको कि जो लो इनकम ग्रुप है वो भी क्या करता है, डिमांड कर्व को डाउनवर्ड स्लोप बनाने में सहयोग करता है। क्यों करता, जब इनकम कम होती है तो उसकी अगर कीमतें गिरती हैं वस्तु की किसी की, तो वो क्या करते हैं, कंज्यूमर अगर वो नॉर्मल गुड्स है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद देखिए कि अल्टरनेटिव यूज जो होते हैं, ठीक है ना, जो अल्टरनेटिव यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देखिए एक वस्तु होती है उसके अलग अलग तरीके के यूज होते हैं, विभिन्न यूज होते हैं। जैसे दूध की अगर आप बात करो, दूध की अगर हम बात कर लेते, ये भी डाउनवर्ड स्लोप होने का कारण होता है। दूध की आप बात कीजिए, दूध का फिलहाल जो रेट है मान लिया जाए कि 65 रुपीज़ चला हुआ है, ठीक है। अगर ये 150 हो जाता है तो अब जो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई 2 किलो इसको परचेज करता है तो 110 रुपये में उसके आ जाएगा यहाँ पर। जब यहाँ पर आप देखिए तो वो इसका क्या है, 150 रुपये किलो हो गया। 150 रुपये किलो होने में यहाँ पर तो वो 2 किलो खरीद लेता था, यहाँ पर तो वो क्या करेगा, इसको 150 रुपये किलो में तो इसका आधा करो, कितना हो जाएगा, 75। लगभग वो क्या करेगा कि 3 पाव ही दूध परचेज कर पाएगा। पहले जब दूध 65 रुपीज़ है तो उस टाइम पर वो क्या करता है, दही भी जमा लेता है, पनीर भी निकाल लेता होगा, जिसके पास अच्छी इनकम है। इसके और रेट अगर 65 से गिर जाएंगे वो दूसरी बात है, लेकिन 65 का आज के क्राइटेरिया की हम बात करें तो अगर वो अब क्या करता है, वो उससे दही बना लेता है, ठीक है, पनीर बना लेता है, बहुत सारी चीज़ें कर लेता है। लेकिन जैसे 150 होंगे तो वो क्या करेगा, अब इस दूध को निकाल कर सिर्फ जिसके घर में छोटे बच्चे हैं वो उनको पिलाने के लिए रखेंगे या फिर चाय बनाने के लिए रखेंगे, ये बहुत ही कम उसका यूज़ कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, महंगा हो गया तो वहाँ से निकल जाएंगे। अगर इसी के रेट क्या हो जाएंगे, गिर कर 10 रुपये हो जाए या 20 रुपये हो जाते हैं। 20 रुपये होने पर आप देखो सुबह भी दूध पी रहे हो, दोपहर को भी दूध पी रहे हो, दही भी जमा रहे हो, पनीर भी निकाल रहे हो, मावा निकाल रहे हो, तो जब वो सस्ता होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि उस प्रोडक्ट के क्या है, अल्टरनेट यूज है। तो ये कारण थे जिसके कारण से जो डिमांड करा हो डाउनवर्ड स्लोप। और मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे कारण, एक तो घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट,
प्राइस इफेक्ट, और उसके बाद फिर मैंने बताया कि न्यू बायर्स या ओल्ड बायर्स दोबारा इसको परचेज करने लग जाएं, या फिर लो इनकम जो ग्रुप है उसके कारण से, या फिर अल्टरनेटिव यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन इन सब के कारण से जो डिमांड करा हो वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो एक्सेप्शन क्या है। ये तो था कि डाउनवर्ड स्लोप क्यों है। आप यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दिए मिलेंगे आपको कि इसके कारण छाटे, तो कारण आपने छाटने हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। अब उसके बाद है कि इसके एक्सेप्शन क्या है, अपवाद बताइए। अपवाद का मतलब है कि जहाँ पर ये डाउनवर्ड स्लोप ना होकर पॉजिटिव स्लोप हो जाता है। तो ऐसा कब कब हो सकता है, ऐसा कर्व कब बनेगा, इनकी अपवाद। देखिए हर चीज़ के अपवाद होते ना, तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, इसके भी अपवाद है। फर्स्ट है यहाँ पर कि अगर युद्ध की सिचुएशन बन जाए, युद्ध या वॉर जिसको बोलते हो, तो उस टाइम पर अगर चीज़ महंगी है ना, ये कब होगा, कीमतें बढ़ेंगी तो डिमांड बढ़ जाए। वैसे लॉ ऑफ डिमांड आपको क्या बताता है, कीमतें बढ़ती हैं तो डिमांड घटती है। लेकिन यहाँ पर क्या, कीमतें बढ़ने से डिमांड बढ़ती है। वो करें कि ऐसा कब कब होगा, तो वो करें कि ऐसा हो सकता है कि वॉर की सिचुएशन में हो जाए। वॉर की जब सिचुएशन होती है तो क्या होता है, हमें क्या डर रहता है कि कहीं इस चीज़ की शॉर्टेज ना हो जाए। तो जब उसकी कीमतें बढ़ रही होती है तब भी हम उसको ज़्यादा परचेज कर रहे होते हैं। दूसरा है कि डिप्रेशन। डिप्रेशन आप जानते होंगे, डिप्रेशन का मतलब होता है जब कीमतें बहुत कम होती हैं, कीमतें इतनी कम होती हैं तब भी यहाँ पर डिमांड नहीं की जाती क्योंकि इनकम ही नहीं होती। तो क्या होता है, कीमतें कम होने पर भी डिमांड क्या होती है, कम होती है। क्या होना चाहिए कि कीमतें कम होने पर डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। रीज़न ये है क्योंकि पैसा नहीं है लोगों के पास। उसके बाद है कि गिफिन पैराडॉक्स। गिफिन पैराडॉक्स क्या होता है इसको मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो यहाँ पर थोड़ा सा समझा देती हूँ, लेकिन जब हम करेंगे इंडिफरेंस करो तो वहाँ पर आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो जो गिफिन पैराडॉक्स है, गिफिन पैराडॉक्स आपको यही बताता है कि जब किसी चीज़ की गिफिन पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मैंने आपको पहले बता कि पैराडॉक्स का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि असमंजस की स्थिति, एक ऐसी स्थिति जो जैसा होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा, और जो हो रहा है, जैसा चल रहा है वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, और जो होना चाहिए, देखो जो होना चाहिए वो तो हो ही नहीं रहा। ठीक है ना, और इसका अपोजिट आप देख लेना। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप देखिए गिफिन जो पैराडॉक्स है ये क्या बताता है। ये यहाँ पर गिफिन जो गिफिन तीन तरीके की वस्तु होती है। एक होती है नॉर्मल गुड्स होती है, एक इन्फीरियर गुड्स होती है, गिफिन गुड्स होती है। जो नॉर्मल गुड्स होती है, नॉर्मल गुड्स का क्या मतलब होता है, गिफिन गुड्स का क्या मतलब होता है, इन्फीरियर, ये आप कभी नहीं बता पाओगे। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं क्योंकि ये डिपेंड करती हैं इनकम के ऊपर। इनकम के आधार पर इनको कैटेगरी में डाला जाएगा। अब किसी के लिए हो सकता है कि वो नॉर्मल गुड्स हो और किसी के लिए वही चीज़ इन्फीरियर भी हो सकती है। जैसे मान लेते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए पर मंथ है। जब आपकी सैलरी 1 या 2 लाख ले लेते हैं, क्योंकि आज के टाइम में तो है ना थोड़ा सा ज़्यादा महंगाई का ज़माना है, तो आपकी सैलरी 2 लाख रुपए, तो आप ठीक ठाक जो है ना मॉल से कपड़े परचेज कर लेते हो। ठीक है, ठीक ठाक मॉल से, ठीक है ना, बहुत हाई फाई से नहीं कि बहुत मतलब जैसे आप सोचोगे अडानी अंबानी जहाँ से खरीदते वहाँ से नहीं। एक ठीक ठाक जो मॉल है जहाँ से ठीक ठाक ब्रांड के कपड़े आप उनको परचेज कर लेते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे मॉल से कपड़े परचेज करना आपके लिए क्या कहलाएगा, नॉर्मल गुड्स कहलाएगा। उसके बाद देखिए अगर आप मार्केट से उनको खरीदते हो या मतलब एक अच्छी हाई फाई दुकान से अगर आप उनको खरीदते हो तो आपके लिए इन्फीरियर कहलाएगा। उनको नॉर्मल मार्केट से खरीदते हो तो वो गिफिन कहलाएगा। इसका अपोजिट चलिए, यदि किसी की इनकम है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये अगर वो एक सिंपल मार्केट से खरीदता है तो वो उसके लिए नॉर्मल हो जाएगा। अगर वो बाहर टंगे हुए खरीदता है वो तो उसके लिए इन्फीरियर हो जाएगा। अगर फुटपाथ पे पड़े हुए कपड़े खरीदता है तो वो उसके लिए गिफिन हो जाएगा। इससे भी नीचे आ सकते हो कि किसी के लिए फुटपाथ पे टंगे हुए कपड़े भी नॉर्मल होते हैं। तो इसका मतलब है कभी भी आप कैटेगरी में नहीं डिवाइड कर सकते। तो नॉर्मल गुड्स में और इन्फीरियर गुड्स में जो मांग का नियम है वो लागू होता है, बट जो गिफिन गुड्स होते हैं उनमें लागू नहीं होता। इसका क्या कारण है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो आपने देख लिया कि गिफिन पैराडॉक्स के कारण से भी जो है इसका स्लोप क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। उसका इसके बाद है कि इग्नोरेंस इफेक्ट। इग्नोरेंस इफेक्ट का क्या मतलब होता है कि आप इग्नोर कर दो चीज़ों को। आपको ऐसा लगता है ऐसा लगता है कि भाई नहीं, जो चीज़ महंगी है ना वही अच्छी है। ठीक, जो चीज़ महंगी है वही अच्छी है।
तो आप क्या कर सकते हो, जो चीज़ महंगी है इसका मतलब उसको ज़्यादा खरीद रहे हो। फिर होता है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, प्रदर्शनकारी प्रभाव। प्रदर्शनकारी प्रभाव का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा प्रभाव जब आप दूसरों की देखम देख चीज़ों को खरीदते हो, ठीक है ना, तो वो उसके कान से भी डिमांड करो, कैसा होता, पॉजिटिव स्लोप होता। उसके बाद आता है आपका स्पेक्यूलेटिव। स्पेक्यूलेटिव सट्टा। सट्टे का क्या मतलब होता है, सट्टा लगाने वाले क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि एक चीज़ को मार्केट में क्या करते हैं, उसको बेचना शुरू कर बेचते हैं, तो बेचने के साथ साथ दूसरे जो होते हैं उसको क्या करेंगे, जानबूझकर ऐसा दिखाएंगे कि इसकी डिमांड बढ़ गई, उसको खरीदना शुरू कर देंगे। अब जैसे खरीदेंगे, खरीद रहे हैं, तो दूसरे जो उसके खरीदार हैं वो ये समझेंगे कि इसकी तो आगे आने वाले समय में मतलब इसकी और कीमतें बढ़ने वाली हैं। अब वो क्या करेंगे, अब उसकी और ज़्यादा मार्केट में डिमांड एक्चुअल में नहीं है, वो खरीद के उसको क्या कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। और फिर जब नॉर्मल जो पर्सन है उसकी डिमांड करते हैं तो उसकी कीमतें बढ़ाकर वो बेचेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या बताया मैंने आपको कि वॉर में, डिप्रेशन में, और जो आपका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, इग्नोरेंस इफेक्ट है, और स्पेक्यूलेटिव के टाइम पर, और एक रह जाता है, ये सारे हो गए गिफिन पैराडॉक्स, ठीक है ना। तो इनके कारण से क्या होगा, ये पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा। और मैंने आपको क्या क्या यहाँ पर बता दिया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि स्टार्टिंग में ही हमने कि डिमांड क्या होती है, फिर डिमांड एक्चुअल में क्या होती है, उससे पहले आपने डिजायर देखा, वांट्स देखा, और फिर आप डिमांड के ऊपर आए, फिर क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर आए, फिर लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर आए, फिर उसके डिटर्मिनेंट्स हैं उनके ऊपर आए, फिर आपने उसके बाद देखा कि उसकी अजम्पशन क्या है, ठीक है। फिर आपने इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बारे में देखा, फिर आपने मार्केट डिमांड कर्व निकाला। आपने ये भी देखा कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व से मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, फ्लैट होता है, और इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो होता है वो स्टीप होता है। उसके बाद फिर आपने ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आपने देखा कि संकुचन क्या है और विस्तार क्या है, या एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन क्या है। फिर आपने देखा कि वृद्धि कमी क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज क्या है, कब हम एक ही डिमांड कर्व पर रहेंगे, कब हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा। फिर आपने देखा कि इसके डाउनवर्ड स्लोप होने के क्या कारण हैं। फिर आपने देखा इसके अपवाद की एक्सेप्शन कि ये पॉजिटिव क्यों होता। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। हाँ, एक और चीज़ देखिए, जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो शॉर्ट रन में डिमांड कर्व आपका स्टीप होता है, और जब लॉन्ग रन की बात करते हैं तो ये थोड़ा फ्लैट हो जाता है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी पूछ ले। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की। तब तक आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, और फिर भी अगर इन दोनों वीडियो के सिवा अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल में कुछ चीज़ों को समझना चाहते हो, वो आप यूट्यूब चैनल जो है इको गुरु इकोनॉमिक्स क्लासेज बाय शीला अहलावत, वहाँ पर जाकर सर्च कर लीजिएगा, और उस यूट्यूब चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत सारी वीडियो जो हैं वहाँ पर मैंने अपलोड की हुई है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू।